हर हर महादेव। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताना चाह रही थी जो आपके सोल की जर्नी को बताता है, आपके आत्मा की यात्रा को बताता है। जिस ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। आत्मकारक मतलब आत्मा का कारक, जिसे सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट भी कहा जाता है, जो बताता है कि आपकी आत्मा इस 3D प्लेन पर मतलब इस अर्थ पर कितनी यात्रा तय कर चुकी है और कितनी यात्रा अभी और तय करना बाकी है। ये वो एक ग्रह है जो आपके जिंदगी की पूरी दिशा तय करता है, जो बताता है कि आपकी आत्मा अपने इस जन्म में अपना कौन सा अधूरा काम पूरा करने आई है। कई बार होता है ना, ऐसे हम बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं पर हमें उन सारी चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। भले ही उस काम से हम कितना ही कुछ अचीव क्यों ना कर ले, फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है कि कुछ तो अधूरा है। इतना सब कुछ करके, इतना सब अचीव करके भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो क्या है जो अधूरा फील करवा रहा है। और फिर हम भटकते रहते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या करें जो ये अधूरापन खत्म हो जाए। ऐसा क्या करें जिसे करके हमारी सोल को, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल सके। कुछ तो है जो अधूरा है, जिसे पूरा करना बाकी है। हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही अंदर फील करते हैं पर समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। ये वही ग्रह है जो आपको बताएगा कि आप क्या अधूरा छोड़कर आए हैं, जिसे आपको अपने इस जन्म में पूरा करना है। अगर आप इस एक ग्रह को समझ गए ना, तो आपका भटकना बंद हो जाएगा। पर क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो अगर मैं आपको सिर्फ इस एक ग्रह के बारे में बताती हूँ तो जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, पर जो लोग न्यू है या नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उन्हें इस कंसेप्ट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट इस प्लैनेट पर जंप करने से बेटर है कि हम पहले एस्ट्रोलॉजी का बेस समझें, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप इस कंसेप्ट को और भी बेटर वे में समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का पूरा बेस क्लियर करेंगे। हम इसमें समझेंगे कुंडली के 12 भाव और उनके सिग्निफिकेशंस को, 12 राशियां और उनके सिग्निफिकेशंस को, 9 ग्रह और उनके सिग्निफिकेशंस को, उनके एलिमेंट्स को, उनके तत्वों को, मित्र ग्रह कौन से होते हैं, शत्रु ग्रह कौन से होते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में डेबिलिटेटेड मतलब नीच का होता है। प्लैनेट्स की डिग्री उनके बारे में क्या बताती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे आत्मकारक ग्रह के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और वही आत्मा का कारक भी होता है, लेकिन वो स्थिर कारक होता है। पर जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली एनालाइज करते हैं तो उसमें उस व्यक्ति का आत्मकारक ग्रह बदल जाता है। अब क्योंकि सूर्य यूनिवर्सली आत्मा को दर्शाता है, इसीलिए वो स्थिर कारक है। लेकिन जब हम किसी का पर्सनल चार्ट एनालाइज करते हैं तब वहां पर वो आत्मकारक ग्रह चेंज हो जाता है और वो ग्रह किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उससे पता लगाया जाता है कि वो ग्रह आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है। अगर वो ग्रह D1 चार्ट में है तब वो क्या रिजल्ट देगा, और जब वो ग्रह D9 में जाएगा तब वो क्या रिजल्ट देगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि D1 चार्ट और D9 चार्ट क्या होता है, तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे पर स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्होंने काल पुरुष ये नाम सुना होगा। अब सबसे पहले समझेंगे आखिर ये काल पुरुष की कुंडली है क्या। हमारे ऋषि महर्षियों ने
जब ज्योतिष की रचना की तब सबसे पहले कुंडली का एक मॉडल बनाया। अब ये चार्ट आपको स्क्रीन पर शो होगा, उसी को बेसिक कुंडली, मॉडल कुंडली या काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। जिसमें 12 राशियों के अकॉर्डिंग 12 भाव बनाए गए और उन सभी खानों में 1 से लेकर 12 तक नंबर दिए गए और राशियों को भी उन्हीं क्रम में, मतलब सीरियल वाइज उन भावों में रखा गया। जैसे जो कुंडली का प्रथम भाव होता है उसे लग्न कहते हैं, तो कुंडली के फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर की राशि को रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर की राशि कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर पर आती है मेष राशि, मतलब एरीज। तो फर्स्ट हाउस में एरीज को रखा गया। उसके बाद सेकंड नंबर के हाउस में सेकंड नंबर की राशि आई, जो है टॉरस, मतलब वृषभ। थर्ड हाउस में थर्ड नंबर की राशि, जो है जेमिनाई, मतलब मिथुन। फोर्थ हाउस में फोर्थ नंबर की राशि कैंसर, मतलब कर्क। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ नंबर की राशि लियो, मतलब सिंह। सिक्स्थ हाउस में सिक्स्थ नंबर की राशि वर्गो, मतलब कन्या। सेवेंथ हाउस में सेवेंथ नंबर की राशि तुला, मतलब लिब्रा। एट्थ हाउस में एट्थ नंबर की राशि स्कॉर्पियो, मतलब वृश्चिक। नाइन्थ हाउस में नाइन्थ नंबर की राशि धनु, मतलब सजिटेरियस। टेंथ हाउस में टेंथ नंबर की राशि कैप्रिकॉन, मतलब मकर। 11th हाउस में 11th नंबर की राशि एक्वेरियस, मतलब कुंभ। और 12th हाउस में 12th नंबर की राशि पाइसिस, मतलब मीन। तो कुंडली के 12 भावों में उन 12 राशियों को उनके क्रम के अनुसार ही रखा गया और उस कुंडली को नाम दिया गया काल पुरुष की कुंडली। इस तरह से ये एक कुंडली मॉडल कुंडली के रूप में सामने लाई गई, ताकि इस कुंडली द्वारा बाकी कुंडलियों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे में समझा जा सके। अब जो काल पुरुष की कुंडली थी उसमें लग्न में, मतलब फर्स्ट हाउस में आई मेष राशि। पर दुनिया में इतने लोग हैं और उन सभी की कुंडली के फर्स्ट हाउस में मेष राशि नहीं आ सकती, क्योंकि सबका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अलग अलग होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट हाउस या आपके लग्न में कौन सी राशि आएगी ये डिसाइड होता है। और एक बात और याद रखिए, जो कुंडली के भाव है वो मूव नहीं होते, मूव होती है राशियां, मतलब भाव स्थिर है, बस राशियां बदलते रहती है। आई होप ये काल पुरुष की कुंडली वाला कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी ना समंदर है और समंदर को इस एक वीडियो में समेटना मेरे बस की बात नहीं है और शॉर्टकट्स लेना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ वो एक कंटेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑथेंटिक नॉलेज के रूप में शेयर कर रही हूँ। मैंने अब तक जो भी सीखा है, जो भी लर्न किया है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास, मैं वो नॉलेज आप सबके साथ उसी वे में शेयर करूँगी। ये सिर्फ कंटेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं, ये ज्ञान है और ज्ञान को डेप्थ में ही जाकर समझा जाता है और समझा जाना भी चाहिए। तो हम स्लो जाएंगे पर सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और अपना इतना वैल्यूएबल और इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू so much from the bottom of my heart. Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।